So yesterday we started 105 जो कि है साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इस यूनिट में? वी स्टडीड डेफिनेशन, गोल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, जिसमें हमने गोल्स पढ़े, कीवर्ड्स पढ़े, नॉट कीवर्ड्स बेसिकली जो भी टर्म्स हैं आपके जो रिसर्च की डेफिनेशंस में आ रहे हैं, आपकी जो की पॉइंट्स हैं वो हमने पढ़ा था। और हमने देखा था कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के और क्या गोल्स होते हैं। ओके, तो हमें अब क्या करना है, हमें अब पढ़ना है स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। एक बार रिवाइज करा देती हूँ दोबारा से। सबसे पहले क्या था, कर्लिंगर की डेफिनेशन थी और बर्न्स की डेफिनेशन लिखना है। उनमें से क्या की पॉइंट्स निकले कि रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रॉब्लम्स का आंसर सीक आउट करना चाहिए और जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स डेवलप होना पॉसिबल होना चाहिए, थ्योरी डेवलप होना पॉसिबल होना चाहिए। ओके, देन गोल्स क्या थे? गोल्स में मैंने बताया था कि गोल्स की स्पेलिंग में वी हैव 5 अल्फाबेट्स। तो ये याद रखना है कि गोल्स हमारे पास 5 है। डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, प्रेडिक्ट करना, कंट्रोल करना और फिर उसको एप्लीकेशन में लेके आना। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी पर्पस है और ऑब्जेक्टिव है हमारी रिसर्च का, वो हमको बहुत क्लियर मैनर में, बहुत स्पेसिफिक मैनर में लिखना है। बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं लिखना है हमको प्रॉब्लम, और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। ओके, क्योंकि उसके बेसिस पे हम रिसर्च अपनी डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, और फिर उन्होंने देखा कि ऑब्जेक्टिविटी अगर हमको इंश्योर करनी है तो जो रिसर्च प्रोसीजर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से हमको प्लान करने हैं। ओके, देन रिसर्च डिज़ाइन जो भी हम चूज़ कर रहे हैं वो सही तरीके से चूज़ करना है बेस्ड ऑन द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। एंड देन डेटा एनालिसिस के लिए अप्रोप्रिएट टूल्स हमको सिलेक्ट करने हैं। ओके, देन टुडे we'll study steps in research process। कैसे कैसे क्या क्या रिसर्च प्रोसेस में स्टेप्स होते हैं। ओके, तो ये भी क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, बट इन्होंने एक नई चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी है। अभी तक के जितने स्टेप्स हैं, आई थिंक 6 स्टेप्स आर हियर, 6, हाँ 6 स्टेप्स हैं। 5 जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा है सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? रिसर्च आइडिया नीड्स टू बी डेवलप्ड। अब आप सोचो कि अब हम रिसर्च करना चाह रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, तो वो टॉपिक ही ढूंढना सबसे बड़ी बात हो जाती है ना, कि हमको रिसर्च करनी किस प्रॉब्लम पे है। ठीक है ना? सो सबसे पहला स्टेप यही है कि जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको हमको आइडेंटिफाई करना है और फिर हमें उसके ऊपर बाद में रिसर्च करनी होगी। ठीक है, वन कैन ऑब्टेन रिसर्च आइडिया कहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं? हमारे सराउंडिंग से, हमारे एनवायरनमेंट से, है ना। चीज़ों को हम नए नए देख रहे हैं कि क्या क्या एनवायरनमेंट में हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, कहाँ कहाँ पे इंफॉर्मेशन में गैप्स हैं जो कि मुझे पढ़ना चाहिए, जो कि मुझे रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, और कहाँ से हम ये रिसर्च आइडिया डेवलप कर सकते हैं? हम कर सकते हैं जब हम एक्सपर्ट्स से मिलेंगे। जैसे कि हम लोगों ने भी, जो फर्स्ट ईयर में जो मेरे साथ स्टूडेंट्स थे, हमने डिस्कशन किया था, राइट। तो यहाँ पे आई विल नॉट से कि आई एम द एक्सपर्ट ऑफ साइकोलॉजी, बट स्टिल थोड़ा सा तो नॉलेज है। तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे क्या क्या वेरिएबल्स हम चूज कर सकते हैं, किस किस टॉपिक पे हम रिसर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम इंटरेक्शन करते हैं विद सर्टेन एक्सपर्ट्स इन द सब्जेक्ट एरिया, वहाँ से भी बहुत सारे आइडियाज डेवलप होते हैं। ओके, देन अब जब हम टॉपिक जब भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए, तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि जो भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, हमें उसको एक बार स्टडी करना है। ठीक है, जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है कि आई हैव टू स्टडी कि इंस्टाग्राम का क्या इम्पैक्ट है हमारे मेंटल हेल्थ पे। तो अब मैं ये देखूंगी सबसे पहले कि इसके बारे में ऑलरेडी कितने लोगों ने रिसर्च कर रखी है। ठीक है ना? अब ये मुझे कहाँ से मिलेगा? मुझे आर्टिकल्स से मिलेगा, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए, मैगजीन्स में आर्टिकल्स आए, ब्लॉग्स में ब्लॉग में लिख रखा है लोगों ने, राइट। देन रिसर्च पेपर्स जो हैं, रिसर्च पेपर्स भी बहुत वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे रिसर्च पेपर्स होते हैं, मैं उससे पढ़ सकती हूँ, या बुक्स हैं,
ठीक है ना। इन सारी जगहों से मुझे क्या मिल सकता है, मुझे अपना लिटरेचर रिव्यू मैं कर सकती हूँ। ठीक है। अब लिटरेचर रिव्यू करते इसलिए हैं, सबसे पहला तो ये कि जो उस इंफॉर्मेशन में जो भी गैप है तो मैं उस पर रिसर्च कर सकूँ। दूसरी चीज़ इसलिए ताकि ऐसा ना हो कि मैं जो रिसर्च कर रही हूँ जिस भी चीज़ पे, तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं 50 लोग, अब ज़बरदस्ती क्यों करना, डुप्लीकेशन हो जाएगा ना। 10-10 बार सेम टॉपिक पे रिसर्च हो रहा है तो क्या फ़ायदा है, फिर देयर इज़ नो पॉइंट कि आप दोबारा इतनी मेहनत करके रिसर्च करो। इसीलिए हम पहले ही लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है। इतना काफ़ी है इस स्टेप में लिखने के लिए जितना मैंने हाईलाइट किया है। ओके। देन व्हाट इज द स्टेप टू। स्टेप टू इज, अब हमने रिसर्च आइडिया हमने डेवलप कर लिया कि क्या मुझे किस टॉपिक पे मुझे रिसर्च करनी है। ठीक है। अब मुझे वो प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। अब मुझे इस प्रॉब्लम को स्टेट करना है और हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है। लेट्स गो विद द सेम एग्जांपल। सोशल मीडिया और आपका हाँ, इंस्टाग्राम और आपका मेंटल हेल्थ। ओके। तो अब मुझे ये देखना है कि लेट्स से कि मैं ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले रही हूँ, इंस्टाग्राम इम्पैक्ट इंस्टाग्राम इम्पैक्ट ऑन आवर मेंटल हेल्थ। ओके। तो ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, मुझे इस पे रिसर्च करनी है। मैं ये भी कर सकती हूँ कि इंस्टाग्राम इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ adolescents in Delhi या in Mumbai या wherever you want। ठीक है ना। तो मेरा पॉपुलेशन एरिया उतना ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं इसके अकॉर्डिंगली हाइपोथेसिस भी फॉर्मुलेट करूंगी। तो नल हाइपोथेसिस में ऐसा तो रिलेशन ही नहीं है। नल हाइपोथेसिस तो देखो कोई करता नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट होता ही है रिसर्च में। अब मैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या दे रही हूँ कि एक तो यही सेम चीज़ हो गई ना कि इंस्टाग्राम का इम्पैक्ट है, मैं बार बार पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ उसमें, मेंटल हेल्थ पे। ठीक है ना। तो ये तो हो गया ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर मैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस दे दूँ तो मैं क्या बोलूँगी कि आपका जो इंस्टाग्राम है, इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आर मेंटल वेलबींग या आपका क्या मेंटल हेल्थ। ओके। तो ये होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये सेकंड स्टेप में हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना होता है और हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना होता है। तो वंस द रिसर्च आइडिया इज आइडेंटिफाइड, द रिसर्चर हैज फेयर आइडिया अबाउट द एग्जिस्टिंग। अभी मैंने क्या किया, रिसर्च आइडिया भी बना लिया, रिव्यू जो भी लिटरेचर है वो भी रिव्यू कर लिया। अब मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना है और उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रही थी, पर यहाँ पे इन्होंने अपने बुक में कुछ दूसरा एग्जाम्पल लिखा है। तो इट्स अप टू यू कि आपको बुक का एग्जाम्पल लिखना है या आपको मेरा एग्जाम्पल यूज़ करना है। इट्स अप टू यू, कुछ आप अपना भी एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। देन व्हाट इज द थर्ड स्टेप। अब हमारा रिसर्च आइडिया भी डेवलप हो गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आ गया, हमने हाइपोथेसिस भी दे दिया। ठीक है। अब नाउ स्टेप 3 इज अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन नीड टू बी सिलेक्टेड। अब सही तरीके से कैसे हमको अपनी रिसर्च को डिज़ाइन करना है, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम वी हैव टू सिलेक्ट द सूटेबल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है। क्या होता है रिसर्च डिज़ाइन, बेसिकली हम अपनी रिसर्च को एक स्ट्रक्चर देते हैं कि कैसे हम रिसर्च को करने वाले हैं, उसकी वैलिडिटी को इंश्योर करना है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करना है, एक्यूरेटली हमको रिसर्च करनी है और इकोनॉमिकली रिसर्च करनी है। जितने कितना पैसा हमको चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितना एफर्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो यही होता है रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है। सो research design not only help in obtaining answers to the research problem but also helps in variance control। कोई variance तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है रिसर्च में। तो अब हमें क्या करना होता है कि हमको ट्रू वेरिएंस का मैक्सिमाइजेशन करना होता है और एरर वेरिएंस का मिनिमाइजेशन करना होता है। कैसे होता है ये ट्रू वेरिएंस? एक्चुअली में होता क्या है, हमको क्या देखना होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अगर तो हम यही पता लगा रहे हैं तो ये ट्रू वेरिएंस है। ओके। और एरर वेरिएंस कब हो जाएगा कि एक्सट्रेनियस जो अदर वेरिएबल्स हैं उनका इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ओके। जैसे वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं
कि यहाँ पे मुझे तो ये पता लगाना है कि क्या इफेक्ट है इंस्टाग्राम का मेंटल वेलबींग पे, ठीक है ना। तो अगर तो यही तरीके से इसी तरीकों में यही सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो इसी को अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे है तो ये तो ट्रू वेरिएंस हो जाएगा। बट अगर मैं ये देखूं किसी और चीज़ की वजह से, जैसे कि आपका फैमिली प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से आपका मेंटल वेलबींग सही नहीं है, तो ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो जाएगा फिर मेरे लिए। मेरी स्टडी के वेरिएबल से बाहर जो भी वेरिएबल है वो एक्सट्रेनियस होता है, राइट। हमने वेरिएबल्स भी पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, ओके। तो अगर ये हो रहा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल का एक्चुअली में इम्पैक्ट देखा जा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो वो एरर वेरिएंस हो जाएगा। और हम रिसर्च डिज़ाइन करते इसीलिए हैं ताकि मैक्सिमाइजेशन हो ट्रू वेरिएंस का और मिनिमाइजेशन हो एरर वेरिएंस का, ओके। नाउ वी हैव मल्टीपल रिसर्च डिज़ाइन, जो कि हम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च यूज़ करते हैं। स्वीटी हनी, yes, question ma'am. Yes, yes, yes. No, no, I'm recording the session. Yeah. So अब कौन कौन से रिसर्च डिज़ाइन होते हैं? वी हैव फैक्टोरियल डिज़ाइन, वी हैव स्मॉल एन डिज़ाइन, ठीक है। ये सब बहुत सारे रिसर्च डिज़ाइंस होते हैं। बेसिकली वही है कि क्या आपका रिक्वायरमेंट है रिसर्च का, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। फैक्टोरियल डिज़ाइन में क्या होता है, जो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, वी हैव मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो वहाँ पे हम फैक्टोरियल डिज़ाइन यूज़ करते हैं। स्मॉल एन डिज़ाइन जब होता है यूज़, जब हमारा सैम्पल साइज बहुत छोटा होता है, 10, 12, 15, ठीक है ना, तब हम स्मॉल एन डिज़ाइन यूज़ करते हैं। तो ये होता है आपका रिसर्च डिज़ाइन में, ओके। देन ये हो गया स्टेप 3। स्टेप 4 में अब डेटा कलेक्शन होगा। आपने रिसर्च आइडिया डेवलप कर लिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया आपका, आपने हाइपोथेसिस भी फॉर्मुलेट कर लिया, अब आपने रिसर्च को भी डिज़ाइन कर लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ डेटा कलेक्शन। अच्छा, रिसर्च डिज़ाइन में हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कितना हमको क्या चाहिए, कितना सैम्पल साइज रखना है, किस मेथड से हमको सैम्पलिंग करनी है। बहुत सारे फॉर्मूलाज भी होते हैं सैम्पल सेलेक्ट करने के, तो सब हम रिसर्च डिज़ाइन में कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, डेटा कलेक्शन होगा, ठीक है। अब वही सेम चीज़ है। Once the statement of the problem stated, hypothesis formulated, research design is finalized, one can then move to the next step, which is data collection. यहाँ पे आपको population और sample identify करनी है और उसके basis पे sampling करनी है। sampling करके आपको क्या करना है, आपको data collection करना है, ओके। तो सैम्पलिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि हम ये भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। तो प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, राइट। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप हर किसी के पास चांस होता है टू गेट सिलेक्टेड इन द रिसर्च, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल हु इज अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल। सैम्पल इज अज्यूम टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ये भी हमको पता है कि सैम्पल जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। वैसा ही जैसे कि मैं जो स्टडी करना चाह रही थी वो अडोलेसेंट्स पे करना चाह रही थी, तो अडोलेसेंट्स का ही मैं सैम्पल लूँगी, तभी जाके वो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होगा। नहीं तो मेरी स्टडी तो मुझे करनी तो थी अडोलेसेंट्स पे, ले मैं अडल्ट का सैम्पल रही हूँ, तो गलत हो जाएगा ना, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, राइट। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर किसी के पास चांस होता है। जैसे कि मेरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसमें क्या था कि अडोलेसेंट्स ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली के सारे अडोलेसेंट्स के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी टू गेट सिलेक्टेड इन द रिसर्च, ओके। देन और भी मेथड्स हैं बहुत सारे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में लॉटरी मेथड होता है, चिट में बच्चों के नाम लिख दिए जाते हैं और फिर उनको वो चिट्स सिलेक्ट करते हैं। जितना भी सैम्पल साइज है, जैसे कि 50 है तो 50 चिट्स हम निकालेंगे और फिर वो हमारा सैम्पल साइज बन जाएगा। तो ये रैंडम सैम्पलिंग है। सिस्टमैटिक में हर 5वें स्टूडेंट, हर दूसरे स्टूडेंट के पास चांस है कि सिलेक्ट हो जाए वो रिसर्च में। तो रैंडम इंटीजर 1 2 5 कुड बी 4, इस तरीके से हम जो भी, जैसे चौथा बच्चा है लिस्ट में वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक रहता है, बट है वो रैंडम सैम्पलिंग ही, ठीक है।
और ये सब सैम्पलिंग की टेक्निक्स है, एक बार आप लोग रीड कर लेना, सबके एग्जाम्पल्स भी गिवन हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये जो सैम्पल है कभी कभी इट मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, बट हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते क्यों हैं, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक्चुअली हम इसलिए करते हैं, जैसे कि लेट्स से कि मुझे स्टडी करना है जो विक्टिम्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, या जिनके साथ जिन मेन या वुमेन के साथ हरासमेंट हुआ है। तो अब हरासमेंट क्योंकि हर किसी के साथ नहीं हुआ है, या सोचो कि वॉर जोन है, वॉर जोन के बच्चों के ऊपर हमें कोई स्टडी करनी है, तो अब हर कोई नहीं है, हर बच्चा दुनिया में ऐसा नहीं है जो वॉर से इफेक्टेड हो, या हर कोई ऐसा मेल फीमेल नहीं है जिसके साथ हरासमेंट हुए। तो एक वो सिलेक्टेड ऑडियंस रहती है, ठीक है, एक सिलेक्टेड पॉपुलेशन रहती है, इसीलिए रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जो एक्चुअली में विक्टिम्स हैं, जिस जिस भी एक पर्टिकुलर जगह के लोगों के लिए हमें रिसर्च करनी है, तो वो उस एक्सपीरियंस को वो सिचुएशन को एक्सपीरियंस किए हुए चाहिए लोग। तो इसीलिए हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करते हैं, ओके। तो वो डिपेंड करता है, जैसे सैम्पलिंग टेक्निक्स हम यूज कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, यस।